बाबू, आप सभी बच्चे कल पढ़ रहे थे, आज उसका सेकंड क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा था कि 1857 की क्रांति के हम लोग दीर्घकालीन कारण को समझ रहे थे। वैसा कारण के बारे में चर्चा कर रहे थे जो जो धीरे धीरे कर करके अंग्रेजों के प्रति हम लोगों के अंदर में घृणा पैदा हो रही थी। अंग्रेज से हम नफरत करने के लिए तैयार हो चुके थे, है ना। और 1857 के ये सब दीर्घकालिक कारण थे जिसमें आप सबों ने पढ़ा था। राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारण के बारे में आप लोगों ने शुरू किया है, और उसमें राजनीतिक वाले में हम लोगों ने सबसे पहला देखा था कि वेलेजली की संधि जो आई थी उससे किस प्रकार भारतीय राजा, है ना, या भारतीय राजवाड़ा जितने भी थे सब प्रभावित थे, और सभी अब अंग्रेजों के साथ अच्छा संबंध रखना नहीं चाहते थे। जनता नाराज, किसान नाराज, सभी लोग नाराज, शिल्पकार नाराज, है ना, बढ़ी लोहार जितने भी लोग थे, मजदूर सब नाराज, शिल्पकार ये सब जितने भी थे सब नाराज थे, उद्योगपति भी कुछ नाराज थे। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति ने तो कमर ही तोड़ दिया था। इस सब का चर्चा हम कर रहे थे। नाराजगी की और वजह क्या थी उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि मुगलों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार, क्योंकि मुगल काफी दिनों से भारत में शासन कर रहे थे और दिल्ली में उस समय बैठा हुआ था बहादुर शाह जफर, है ना, जो दिल्ली का नवाब था, दिल्ली का बादशाह था। और 1836 से 48 में एक भारतीय गवर्नर जनरल बन करके आया था जिसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड, है ना। क्या नाम था इसका? लॉर्ड ऑकलैंड, जिन्होंने बहुत सारी चीजों पर, है ना, मुगल बादशाह को रोक लगा दिया था। और रोक लगाने पर का समझा जा सकता है कि एक तरह से ये मुगल का अपमान कर रहे हैं, बादशाह का अपमान कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य काफी दिनों तक यहाँ रहने के बावजूद भारत के दिलों में धीरे धीरे बसने लगे थे, है ना। लोग उनकी सत्ता को बड़ाई करते रह रहे थे, है ना। उनके राजपाट चलाने के तरीका की सराहना होती रह रही थी। इसी स्थिति में जो है अंग्रेजों ने जब दखल अंदाजी किया, इनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो सबसे पहले होता क्या था कि बादशाह खिल्लत देते थे। बादशाह क्या देते थे? खिल्लत। याद रखिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, इसने किया क्या चीज, इस बात को समझिएगा। उसने किया क्या कि बादशाह क्या करते थे, बादशाह खिल्लत देते थे। अब आप इस मैटर को समझ लीजिएगा कि खिल्लत क्या है। बादशाह खिल्लत देते थे, तो बादशाह खिल्लत देते थे, इसका मतलब क्या हो गया कि बादशाह जो है जब राज्य दरबार लगाते थे तो राज दरबार लगाने पर जो उनके सम्मान में कोई कविता पढ़ा, उनके सम्मान में कोई बात बोला, या राजा किसी के कार्य से खुश होते थे, राजा जब किसी की बातों से प्रसन्न होते थे, है ना, तो नजराने के तौर पर, नजराने के तौर पर नहीं, खुशी के तौर पर, अपनी खुशी के इजहार करने पर नहीं होता है कि मोती का माला गला से निकाला और आपको दे दिया, ऐसा होता है ना। या अपने आप लोग हैं यहाँ पर, राज दरबारियों को कहा कि ये काम करो, हम इसके व्यवहार से काफी प्रसन्न हैं, 10 गो स्वर्ण का सिक्का इसको दे दिया जाए। राजा है भाई, तो राजा इसी तरह का नहीं इनाम देगा। राजा चॉकलेट इनाम देता है कि राजा अगर प्रसन्न होगा तो क्या भाई, तो रेशमी वस्त्र जो है उस समय जो है खिल्लत के तौर पर, है ना, बहुमूल्य वस्तु जो होता है, तो ये सब जो है दिया जाता था। और वो दिया करते थे, बहुत महंगी महंगी वस्तुओं को दिया करते थे, और उसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या चीज? खिल्लत। क्या बोलते हैं? खिल्लत। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी, वो पुरस्कार के तौर पर लोगों को बादशाह के द्वारा दिया जाता था। इस प्रक्रिया को खिल्लत कहा जाता था। बादशाह का एक काम होता था, राज दरबार लगाया तो उसमें ये सब बातें होती थी। दूसरी बादशाह की क्या काम होता था? तो नजराना लेना, नजराना लेना, नजराना लेना। नजराना लेना का मतलब क्या हो गया कि पुरस्कार के तौर पर, जैसे मान के चलिए कि आपने कुछ अच्छा काम कर दिया,
तो होता है ना कि कोई आदमी कहता है कि पुरस्कार के तौर पर है ना हमारे तरफ से 50 लाख का चेक हम आपको देते हैं, हम 10 लाख का चेक देते हैं। तो जिसको आप गिफ्ट कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, गिफ्ट कहते हो। 5 सितंबर के दिन बच्चों ने कितना बढ़िया बढ़िया हम लोगों को गिफ्ट दिया, तो आपने क्या किया, एक तरह से नजराना हमको भेंट किया, एक तरह से क्या भेंट किया, नजराना भेंट किया। इसको बोलते हैं उन लोगों की भाषा में, है ना, बादशाहों की भाषा में नजराना लेना। जब कोई आम आदमी जो है या कोई भी वैसे लोग जो मैंने खुश होकर के है ना अपने राजा को कुछ ना कुछ देते हैं गिफ्ट के तौर पर, उस वस्तु को क्या बोला जाता है, नजराना। क्या बोला जाता है, नजराना। जब बादशाह कोई वस्तु को देगा तो खिल्लत, और जब बादशाह को मिलेगा तो नजराना, उसको क्या बोलेंगे, नजराना। पुरस्कार के तौर पर गिफ्ट लेना, धन की प्राप्ति करना, ये सब नजराना के अंतर्गत में होता था। तो ये मुगल साम्राज्य के लोग या मुगल साम्राज्य के बादशाह इस प्रक्रिया को, जो राजशाही प्रक्रिया होती थी, उसको अपना पूरा करते थे और पूरा कर रहे थे। तीसरा, इसके बाद क्या था, राजा है भाई तो अपनी प्रजा के सुख दुख को सुनेगा कि नहीं सुनेगा। कोई भी राजा है वह अपनी प्रजा के सुख दुख को सुनेगा ना। तो जब राजा जो प्रजा की सुख दुख को सुनेगा तो सुनने की प्रक्रिया में वह क्या होता था, दरबार लगाता था। क्या लगाता था, दरबार। तो दरबार लगाता था, तो दरबार लगाता था जब, तो उसमें क्या करता था, सभी की शिकायतें, सबों को है ना बातों को सुनता था और उसके मुताबिक वह फैसला लेता था। अब स्थिति क्या हुआ कि जब लॉर्ड आर्कलैंड आया तो सीधा सीधी तौर पर कहा कि एक काम कीजिए, ये सब जितना भी आप काम कर रहे हैं, आप जो बहुत बड़का राजा बने हुए हैं, पूरा मोती दान कर रहे हैं, सोना दान कर, सब बंद कर दीजिए। आप जो पूरा नजराना उजराना दे रहे हैं सब बंद कीजिए और दरबार फरबार मत लगाइए, आप राजा उजा है नहीं, है कि नहीं। अब यहाँ हम लोग का शासन है, अंग्रेज का शासन है, इसे बंद करिए। श्रद्धा कोसला बड़का राजा बने हुए हैं, है ना भाई। अब मान के चलिए कि जो राजा है आप उसको, ठीक है आज उसकी शक्ति कमजोर हो गई, तो शक्ति कमजोर होने के बाद अगर आप इस तरह की बात कीजिएगा तो उनका सम्मान होगा कि अपमान होगा। अपमान आपको लग रहा है कि अपमान होगा, उनका अपमान होगा। और इस तरह से लॉर्ड जो है आर्कलैंड ने उन लोग मैंने मुगल बादशाह को क्या किया, अपमानित किया। और जब आप किसी राजा को अपमानित कीजिएगा, अच्छा एक चीज बताइए, अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री को गाली देगा तो ये मेरे लिए अपमान की बात नहीं है। अपमान की बात है कि नहीं। कोई भारत को गाली देगा तो अपमान की बात होगी कि नहीं होगी। हम लोग जो है ठीक है अपने में लड़ झगड़ लेते, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन कोई दूसरे देश का हक नहीं ना है कि आप हमको पास गाली गलौज कीजिएगा, अपमानित कीजिएगा। और यही काम लॉर्ड जो है से आर्कलैंड ने किया था, जिसकी वजह से वहां के जनता, दिल्ली की जनता, भारत की जनता अंग्रेजों से नाराज हो गई। वहां की जनता, राजा है ना, जितने भी मंत्री, जितने भी लोग थे, ऐसे नियत से बादशाह के साथ साथ अन्य लोग भी अब अंग्रेजों के, है ना, अंग्रेजों से क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। आ गया समझ में। सभी चीजों पर प्रतिबंधित किया इसने। क्या किया, सभी चीजों पर प्रतिबंधित किया, सभी चीजों पर प्रतिबंधित किया। आ रहा है समझ में, प्रतिबंधित किया। इसका वजह क्या, इसके निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष ये निकला कि बादशाह सहित पूरी जनता है ना अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। एक कारण ये भी हो सकता है ना 1857 की क्रांति का दीर्घकालिक कारण में। इसके बाद न सिर्फ है ना आर्कलैंड, बल्कि और एक आया था अंग्रेज, जिसका नाम था है ना लॉर्ड एलन, है ना बेरी। क्या नाम था उसका, लॉर्ड एलन बर्रो। क्या नाम था उसका, लॉर्ड एलन बर्रो। ये भी जब आया मेरे भाई,
इसने क्या किया सो समझिए। अब भैया जिसकी राज्य है सिक्का उसी का चलता है। तो हुआ था क्या चीज, सिक्कों पर जब उस समय जो सिक्के बनते थे उन सिक्कों पर बादशाह का है ना नाम वगैरह छपा करता था। जो सिक्का चलता था उस समय, क्योंकि जो राजा रहता था तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करता था जिससे लगे कि हम राजा हैं। तो जो सिक्कों पर जो नाम था, तो सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया था किसने, लॉर्ड एलन बर्रो ने। क्या किया था, सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया था। अब बताइए, आप राजा हैं, आपका सिक्का चलता हो, उस पर नाम चलता हो, आप उस पर साइन कर देते हो, और वही चीज को लॉर्ड एलन बेरो ने क्या कर दिया, मना कर दिया। साथ ही इसमें यह भी मना कर दिया कि अब राजा को कोई भेंट नहीं देगा, भेंट देना बंद करवा दिया। क्या कर दिया, भेंट देना बंद करा दिया, भेंट देना बंद करा दिया, देना बंद करा दिया। अब बताइए, क्या यह अपमान की बात नहीं थी, यह अपमान की बात थी कि नहीं थी? तो यह भी बहुत बड़े अपमान की बात थी। लॉर्ड डलहौजी तो खैर कहना ही नहीं है, लॉर्ड डलहौजी ने तो इस पर हाथे लगा दिया था। पढ़ाई किए हैं आप लोगों को, पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, लाल कहा कि जहां आप रहते हैं, समझ में आ रही है बात, यहाँ से आप हटिए, कहाँ जाइए, लाल किला पर आप तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, सब खाली कीजिए, है ना, यहाँ पर आपको बैठने के लिए नहीं व्यवस्था के, हटिए यहाँ से। अब आपका घर में रहिएगा, कोई आकर के हटा देगा तो आपका सम्मान होगा? तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने लाल किला छोड़ने का आदेश दे दिया। इनको क्या किया, मुगल साम्राज्य को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया, छोड़ने का आदेश दिया कि अब आपका राजपाट खत्म हो गया, अब राजा बनल से भट राजा फाजा हटाओ यहाँ से सबको, है कि नहीं? तो क्या किया, लाल किला छोड़ने का आदेश दिया, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। और क्या कहा, कुतुब मीनार के पास एगो साधारण किला है, आप वही आराम फरमाइए, ज्यादा राजा उजा मत बनिए, हम लोग का शासन है, स्थिर रहिए ना तो कूट काट देंगे हम, समझे कि नहीं? बढ़िया से थुराइएगा, बस फुल रजे राजा रानी बनल निकलिए जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने बात सुन आई ना, क्या इनको कहा कि कुतुब मीनार के पास चले जाइए, नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? कुतुब मीनार के पास साधारण किला में रहिए, साधारण किला में रहिए। अब बताइए, ऐसे कुछ कहेगा तो राजा का सम्मान हो रहा है ना, राजा का अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, कभी नहीं सबके अपमान किया है मेरे लोग, ऐसे ही नहीं सब 1857 में सब भड़क गया था लोग। इसके बाद जो है इनको अब बताइए ना, कहाँ लाल किला में रहने, कहा इसको हटिए यहाँ से, कुतुब मीनार के पास साधारण किला में गए, कहाँ राजा उतना बढ़िया जगह में रह रहा था, अब उसको आप हटाइएगा तो बर्दाश्त होगा जी? मार तो धैर्य है, वो भी ताक में था कि कब कुछ होए, कि हम लोग शांति करिए थे। तो अब आ जाता है लॉर्ड डलहौजी के बाद 1857 में लॉर्ड कैनिंग, ये आपको पता ही है कौन आ जाता है, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जब आया तो इसने बलपूर्वक क्या कहा, अब बादशाह के पद को ही समाप्त कर दिया, बोला कि अब राजा फाजा नहीं, बादशाह फादशाह नहीं, सब हटो यहाँ से, हटो लाल किला, फिर हट राजा फाजा, है कि नहीं? अब क्या हो गया, सीधा सवाल, अब बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने कहा अब कोई देश में राजा फाजा नहीं रहेगा, अब बादशाह का पद समाप्त किया जाता है, जाइए। इसने लेटर लिख दिया कि अब चूंकि भारत का गवर्नर जनरल था, अब पूरे भारत को अपने कब्जे में किए हुए था, अब इसका शासन चल रहा था, अब बोला कि हमारा शासन है, हम भारत के गवर्नर जनरल है और मेरे गवर्नर जनरल मेरा साइन चलेगा, और आज से हम चिट्ठी निकाल देते हैं कि अब बादशाह का पद समाप्त किया जाता है, समाप्त किया जाता है, अब कोई बादशाह यहाँ नहीं रहेगा। और यही नहीं,
आपका कोई उत्तराधिकारी यहाँ नहीं बैठेगा, समझे कि नहीं? उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी है ना, उत्तराधिकारी जो है नहीं बनाएंगे आप लोग, उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। ऐसा करके इसने क्या कर दिया, पत्र निर्गत कर दिया। तो इस पत्र से राजा, बादशाह, नवाब खुश होंगे कि वो अपमानित महसूस करेंगे? तब अंग्रेज से बदला लिया जाएगा ना जी। तो इन लोग अंग्रेज को सम्मान करेंगे कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई करेंगे? अब तो क्या ये सब कारण हो सकता है कि नहीं 1857 की क्रांति का? समझ में आ रहा है सबको बात? अभी तो इन लोग मुगले का ही अपमान नहीं किया था, पेशवाओं का भी अपमान किया था। जरा उसको भी बता देते हैं। पेशवा का भी अपमान कर देते थे। पेशवा के साथ क्या अंग्रेजों का व्यवहार था, तो हम बदल देते हैं इसको। अब देख लीजिए जरा सा, पेशवा के साथ व्यवहार, किसके साथ व्यवहार? पेशवा के साथ अंग्रेजों का व्यवहार, साथ अंग्रेजों का व्यवहार। इसको हम पढ़ाए भी हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए, अंग्रेजों का व्यवहार, इन लोगों के भी साथ अंग्रेजों का व्यवहार अच्छा नहीं था। कैसे अच्छा नहीं था? तो आप याद कीजिए, अंतिम पेशवा के तौर पर कौन थे मेरे भाई? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा के तौर पर कौन थे? बाजीराव द्वितीय। यही ना, इसके बाद तो पेशवा का समाप्त कर दिया था पद, इसलिए नहीं इसको कहा जाता है अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव जो द्वितीय थे ये अंतिम पेशवा थे। अब समझिए इस मैटर को, अंतिम पेशवा इसलिए थे कि इसके बाद अंग्रेजों ने इस बात को सख्त मना कर दिया था कि अब इसके बाद कोई पेशवा उसवा पद नहीं रहेगा, पेशवा पद समाप्त कर दिया जाता है। और सब जगह मालिक कौन रहेगा? अंग्रेज रहेगा। भारतीय गवर्नर जनरल यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वही जो कहेगा वही सब कुछ है आपके लिए। तो पेशवा पद में हुआ था क्या चीज कि बाजीराव द्वितीय था। इनको क्या कहा था? इनको कहा था कि आप कानपुर के बिठूर में चले जाइए। बिठूर एक धार्मिक जगह है जहाँ पे अगर कुछ करने जा रहे हैं तो मुंडन उंडन की प्रक्रिया होती है। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है बिठूर, कानपुर के पास है ना। अब बताइए कि राजा कहाँ के थे? ये राजा थे पेशवाओं का, मराठों का राजा थे। ये कहाँ के राजा थे? मराठों का, मराठों का राजा थे। और इनको भगा दिया गया कहाँ? कानपुर में। कानपुर के किस जगह पर? बिठूर में। इनको बाजीराव द्वितीय के और मराठों, जब मराठा से हटा करके, महाराष्ट्र से हटा करके कहाँ भेज दिया गया? कानपुर। ध्यान समझिएगा, कहाँ भेज दिया गया? कानपुर। कानपुर में भी कहाँ भेज दिया गया? बिठूर, गंगा नदी के तट पर। और कहा कि आपके परिवार को चलाने के लिए 8 लाख रुपया प्रति वार्षिक पेंशन आपको हम दे रहे हैं। वार्षिक पेंशन दिया गया कि आप जो है से एक वर्ष में 8 लाख रुपया जो है आपको भिजवा दिया जाएगा और आप अस्थिर से अपने परिवार के साथ वहां अपना जीवन यापन कीजिए। अब ज्यादा पेशवा और अन्य तरह की बात आप नहीं करेंगे। साथ ही कान खोल करके इस बात को सुन लीजिए, अब आपका कोई भी उत्तराधिकारी को यहाँ पेशवा बनने की जरूरत नहीं है। अब याद रखिए कि बाजीराव द्वितीय को कोई अपना पुत्र नहीं था। बाजीराव द्वितीय को कोई अपना पुत्र नहीं था। इन्होंने एक पुत्र को क्या किया था? गोद लिया था। यानी कि इनके पास क्या था? गोद लिया हुआ पुत्र था। उस पुत्र का नाम था धोंधुपन। क्या नाम था? धोंधुपन। इन्हीं को क्या कहते हैं? नाना साहब। इनको क्या बोला जाता है? नाना साहब। जब नाना साहब जो है 1853 में जब इनकी मृत्यु हो गई, किनकी? बाजीराव द्वितीय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1853 में जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, लिख दे क्या, 1853 में जब मृत्यु हो जाती है बाजीराव द्वितीय की, तो जो नाना साहेब है, धोंधुपंत जो है, वह अंग्रेजों के पदाधिकारी से मिलते हैं। अंग्रेजों के पदाधिकारी से क्या करते हैं? मिलते हैं और कहते हैं
कि मेरा जो है मेरे पिताजी का नाम जो है बाजीराव द्वितीय है और मैं उनका पुत्र हूँ और मुझे भी पेशवा माना जाए और मेरे परिवार को खर्च के लिए है ना 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मुझे भी दिया जाए। अंग्रेजों ने कहा कि जितना जल्दी हो यहाँ से भागो और जब बोला से बोला और आइंदा अगर आप बोलोगे तो अहिजे पड़ी हम आपका हुलिया ठीक कर देंगे। अब कोई पेशवा नहीं है, अब कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, आप उनके गोद लिए हुए पुत्र हैं, आप उनके जैविक पुत्र नहीं हैं। हम बकस रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ से भागिए। अब बताइए कि धोंधू पंत जी को, नाना साहेब को अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? अपमान हुआ। यहाँ तक अपमान हुआ कि इनको पेशवा घोषित करने की बात तो बहुत दूर की थी। कहा कि आपको जो परिवार को पालने की आप पैसा मांग रहे हैं, तो जब आप पेशवा ही नहीं है तो आपको फिर पैसा कैसा, है कि नहीं? इसलिए आपको किसी भी तरह का कोई पैसा विग्रह नहीं दिया जाएगा और आप आराम से जाइए और ज्यादा इधर उधर मत कीजिए, शांति से रहिएगा। अंग्रेजों ने धमकाते हुए उनको वहां से भगा दिया। अब बताइए कि नाना साहब अंग्रेजों से प्यार करेंगे कि नफरत करेंगे? तो नफरत की ज्वाला भड़केगी ना। और 1857 अब आ चुका है। 4 साल से इस गुस्से को पाले हुए थे धोंधूपंत, क्योंकि 53 के बाद 4 साल 57, है कि नहीं? अब जब इस गुस्से को पाले हुए थे और मौका आ चुका था, तो अब अंग्रेजों के साथ दो दो हाथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो नाना साहेब भी अब तैयार रहेंगे कि नहीं तैयार रहेंगे कि यही लोग मेरा पेशवागिरी भी छीन लिया और मेरा जो है सिर्फ पैसा का हक भी छीन लिया, मेरा राष्ट्र भी इन लोगों ने छीन लिया है। तो यह अपमान की बात थी मराठों के लिए भी। और कानपुर से और बिठूर से 1857 की क्रांति का बिगुल फूंक रहे हैं। अब कौन? नाना साहब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब बताइए, क्या पेशवा के साथ अंग्रेजों का व्यवहार अच्छा था? तो क्या ये क्रांति की वजह बन सकती है कि नहीं बन सकती है? अभी यही नहीं, अब जरा गौर कीजिएगा अवध के साथ, देखिए ध्यान से, अवध के साथ अंग्रेजों का क्या व्यवहार था। सबसे बड़ी बात यहां समझिए, अवध के साथ व्यवहार, अवध के साथ व्यवहार, अवध के साथ अंग्रेजों का व्यवहार समझ में आ रही है एक बात? अवध के साथ अंग्रेजों का व्यवहार देख लीजिए। आपको याद है कि अवध एक ऐसा राज्य था जो अंग्रेजी शासन का अच्छा मित्र था। अंग्रेजी शासन का क्या था? अच्छा मित्र था, अच्छा समर्थक था। लेकिन अच्छा समर्थक होते हुए भी अच्छा इसके साथ नहीं किया गया। आपको याद होगा कि अवध को जब मिला लिया गया था 1801 ईस्वी में सहायक संधि के अनुसार, तो अवध को जब मिला लिया गया था सहायक संधि के अनुसार, ये अंग्रेजों की हर बात मानता था, रेजिडेंट रखता था, है ना, रेजिडेंट को बहाल हुआ था तो रहता था, सैन्य शक्ति सारा चीज जो है सो वह अंग्रेजों के समर्थन में, है ना, करता था। अंग्रेजों के कहे अनुसार हर काम वो करता था। बक्सर का युद्ध में 1764 ईस्वी में जो हुआ था उसमें, है ना, ये लोग क्या हो गए थे? हार गए थे। और 1801 में संधि के दौरान ये क्या हो गया था? अंग्रेजों के साथ मिल गया था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लार्ड डलहौजी का हड़प नीति पढ़ा रहे थे, आप देख सकते हैं, इनका लार्ड डलहौजी का जब हड़प नीति पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने एक बात कहा था कि अवध पहले से सहायक संधि से अंग्रेजों को प्राप्त था, इसके ऊपर वहां का उस समय नवाब था वाजिद अली शाह।
कौन सा नवाब था? वाजिद अली शाह। और उसकी बेगम का नाम था बेगम हजरत महल। ये जो है 1856 में इसको लॉर्ड डलहौजी ने कैसे हड़प लिया था? कुशासन का आरोप लगा करके। याद है ना ये घटना आप लोगों को? 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके अवध के, है ना, सत्ता को हथिया दिया गया था। अवध के साथ अंग्रेजों का व्यवहार क्या रहा? तो वहां का नवाब था वाजिद अली शाह। यह क्या था? नवाब। और इसकी बेगम का नाम क्या था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। लखनऊ में जाइएगा तो एक चौक है, उस वहां पे मतलब ये है बना हुआ बेगम हजरत महल। इस पर कैसा आरोप लगा करके, इन दोनों पर कैसा आरोप लगाया गया था? कुशासन का आरोप, कि आपसे जनता खुश नहीं है। कुशासन का आरोप लगा करके, है ना, क्या हुआ था? अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य को हड़प लिया था। उत्तर प्रदेश अवध जिसको हम लोग बोलते हैं, लखनऊ का वो जगह है जहां पे इन दोनों को क्या कर लिया गया था? हटा दिया गया था कुशासन का आरोप लगा करके, और अंग्रेजी सत्ता वहां पर काबिज हो गई थी, है ना। इसके पुत्र को भी मान्यता नहीं मिली थी। अब स्थिति यहाँ ये हुई है कि जब नहीं मिला तो देखिए, ऐसा नहीं था आप किसी के ऊपर बात जबरदस्ती, अगर किसी तरह का कोई गलती नहीं है और उस पर अगर आप आरोप लगा दीजिएगा, बात जबरदस्ती उसका चीज को हड़प लीजिएगा, तो वहां की जनता, वहां के लोग, वहां का एक एक आदमी आपका खिलाफ होगा कि आपका समर्थन करेगा? खिलाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मैं आपको बताता हूं कि इसके हटाए जाने की वजह से, अगर 1857 की क्रांति हुई तो सबसे ज्यादा अगर कहीं के लोगों ने भाग लिया तो वो था अवध के लोगों ने भाग लिया अंग्रेजों के खिलाफ। आया समझ में? और सबसे ज्यादा अंग्रेजों का जो सिपाही था, अंग्रेजों की जो सेना थी, वहां पे सबसे ज्यादा सेना किसकी थी? वहां पे सबसे ज्यादा सेना अवध की थी। और वही अवध को कुशासन का आरोप लगा करके वहां के नवाब, है ना, वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था, है ना। हजरत महल को, है ना, बेगम हजरत महल को वहां का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था, उसके पुत्र को भी नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से वहां के जितने भी जनता